अगर आप इसको देखोगे ना कि ओवरऑल इश्यूज में, तो अभी ये यूक्रेन वॉर चल रही है, कब से न्यूज में है बार बार, ठीक है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी हमारे लिए स्पेसिफिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान और रशिया ने अपने 75 साल रिलेशनशिप के सेलिब्रेट करे हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या है, इंडिया रशियन टाइम्स आर टाइम टेस्टेड, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक तो कि भाई किन किन एरियाज में हम दोनों रिलेशनशिप हमारे हैं, एंड व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस, हिंदुस्तान के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ये इम्पैक्ट करेगी, है ना। इसमें तो हम दो थीम्स की बात कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप लंबे हैं, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स बताओ, है ना, किन किन एस्पेक्ट के लिए हम लोग ना, क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, हमारे लिए ये रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान और रशिया, है ना, रिलेशनशिप आपस में क्या क्या चीजें हमने करी है और क्यों रशिया इंपॉर्टेंट है। और फिर हाउ विल इंडिया बी इम्पैक्टेड बाय रशियन यूक्रेन वॉर, ये जो लड़ाई हो रही है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, है ना, ये हमारे लिए क्यों, कैसे हमको इम्पैक्ट कर रही है। एक मेजर थीम है ना रशिया, और अभी न्यूज में क्यों है 75 साल, एक मेजर थीम की तरह इसलिए आ रहा है। रिसेंटली हमने 75 एनिवर्सरी मनाई है अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, भले ही इंडिया यूक्रेन वॉर चली हुई है, नहीं सॉरी, ये रशिया यूक्रेन वॉर चली हुई है, बट स्टिल, है ना, हमने साथ साथ में इसको मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई 75 साल हो गए दोस्ती किए हुए, अच्छे टाइम और बुरे टाइम के साथी हैं हम। तो अगर इसमें कि किस किस तरीके के रिलेशनशिप है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें, है ना, ये कैसा है हमारा, हमने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्टूबर 2000 में साइन करी थी। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें ये लेवल्स होते हैं एक्चुअली ना, जैसे पार्टनरशिप के दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, इसमें क्या होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ना, हम एक दूसरे के साथ डिफेंस लेवल पे भी पार्टनर, पहले क्या ट्रेड है, जैसे ट्रेड होता है पहले शुरू में कैसे बढ़ता है कि मैं आपके साथ इन चीजों में ट्रेड करूंगा, ठीक है, पहले आती है एक पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है, हम दोनों इन्हीं चीजों पे ट्रेड करेंगे। फिर क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट बनती है कि भाई साहब, है ना, ये जो डिफेंस का सामान है, ये दारू वाला सामान है, ऐसे ऐसे ना दो तीन चीजें, बोले इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाकी सब खोल दिया। जब धीरे तो ऐसे रिलेशनशिप बढ़ते रहते, फिर जब स्ट्रैटेजिक लेवल पे आते हैं, स्ट्रैटेजिक में क्या है, अब जैसे हमारे पोर्ट्स है, डिफेंस पोर्ट्स है, वो यूज कर सकते हैं अगर वो चाहे ना। मान लो उनकी सबमरीन बाहर से जा रही थी, उनकी सबमरीन में कोई दिक्कत आ गई, आके हमारे पास डॉक कर लेंगे, हम उनको बेनिफिट दे देंगे, ठीक है, उनको पानी चाहिए, राशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कर देंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है हम दोनों की एक दूसरे के साथ, तो ये हमने साइन करा था। बाकी अगर हम देखेंगे तो क्वालिटेटिवली नया कैरेक्टर धीरे धीरे आ रहा है, कोऑपरेशन बढ़ रही है। तो अलग अलग रिलेशनशिप्स अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकली दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं, सिक्योरिटी एरियाज में हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एरिया में हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी या कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इंडिया और सोवियत यूनियन हमारी आपस में अच्छी स्ट्रेटेजिक टाइज थी। स्पेसिफिकली किस टाइम पर ही ग्रो करी थी, जैसे रशिया है, नहीं यूएसएसआर के साथ पहले हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे, फिर उसके बाद में जब ये रशिया के पास उसकी सारी ना पावर्स आई, तो उस टाइम पर इंडिया ना, इन्होंने ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमने एक दूसरे के साथ बनाया था। यस, इंपॉर्टेंट है हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, कैसे एक हिस्टोरिकली बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, अब कुछ सालों से जैसे हम देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा पास्ट फ्यू ईयर्स, जैसे पोस्ट कोविड सिनेरियो, तो यहाँ पर कुछ बदलाव आ रहे हैं। क्यों, रशिया है, जैसे हम थोड़ा थोड़ा वही मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी के चक्कर में थोड़ा हम यूएस की तरफ चले गए, वैसा नहीं है, रशिया ने भी अपना स्टांस चेंज किया है। जैसे हम देखते हैं ना कि चाइना है, पाकिस्तान है, इनके साथ इसका रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है। इसीलिए जैसे जियोपॉलिटिकल जो एक स्फेयर है, इसमें बदलाव आ रहा है ना, और हम भी थोड़े से उसके लिए कॉशियस रह रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में था ना ये रशिया ने हेल्प करी, पहले इंडिया को हेल्प करता, क्योंकि जैसे वॉर हुई थी पहले, है ना, तो उस टाइम पर जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, तो यूएस ने हेल्प किया था पाकिस्तान को, तो उस टाइम पर रशिया ने इंडिया को हेल्प किया, तब हम सस्टेन कर पाए थे, बहुत एस्पेक्ट्स में इन्होंने हेल्प किया है। अब धीरे धीरे देखो, अब क्या पाकिस्तान को हेल्प करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी चेंज हो रही है ना। तो देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स।
यहाँ पॉलिटिकल रिलेशन में देखें किस तरीके से एनुअल समिट्स होती रहती है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन हम लोग आपस में मिलते रहते हैं। बाकी जैसे अभी 2+2 डायलॉग हुआ था, ठीक है, 2+2 मिनिस्ट्रियल में, कि वहां के 2 मिनिस्टर्स, हमारे 2 मिनिस्टर जो मेन होते हैं ना, वो मिलते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफेंस होता है ना, डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर 2 लोग मिलेंगे आपस में। तो यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम दोनों के बीच में चल रही है। प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन, है ना, पहली इनफॉर्मल समिट सोची में, है ना, करी थी हमने 2018, विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। फिर उसके बाद 2019 में पुतिन जी ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इन्होंने अवार्ड किया था नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट स्टेट ये डेकोरेशन, इनका क्या होता है, ये सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, तो इसकी उपाधि से जोड़ा गया था। इसके अलावा ये ऑर्डर ये पीएम को प्रेजेंट किया गया था डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन के लिए और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इंडिया और रशिया के बीच में। फिर इसके बाद हमारी इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस हैं, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन, IRIGC टेक, और दूसरा है ये मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, MTC, ठीक है। तो कोऑपरेशन इंडिया और रशिया के बीच में बढ़ रही है, वही अलग अलग एरियाज में कैसे। फिर जैसे हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए $50 मिलियन ना यूएस, ये $50 बिलियन, और बायलैटरल ट्रेड $30 बिलियन 2025 तक हो जाएगा। फिर बायलैटरल ट्रेड 2020 में $8.1 बिलियन, और अगर हम बात करें 13 से 16 तक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक डिक्लाइन ट्रेड परसेंटेज में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद 2017 के बाद दोबारा से एक कांस्टेंट इंक्रीज देखा जा रहा है। धीरे धीरे ट्रेड फिर से हमारा ग्रो कर रहा है। अभी भी देखना एक्चुअली पता है क्या है कि ना, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्यों डेवलप करना चाहते हैं, अभी तक का जो ट्रेड है ना, वो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल चीजों पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे रोजमर्रा की चीजों का ट्रेड करना है ना, वो टफ हो जाता है, दूर बहुत है ना यार, घूम के जाना पड़ता है ना। अब हाँ, अगर ये बात होगा, क्योंकि अभी देखो 2 ही तरीके है ना, अगर हमने रशिया तक पहुंचना है कैसे जाएंगे, अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा, जैसे ना यहाँ इंडिया से नीचे से जा रहे हैं, फिर अफ्रीका के चारों तरफ, या फिर स्विस कैनाल से भी जाओगे तो फिर आपको यूरोप के सामने से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम तभी वो कैस्पियन सी के थ्रू शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, है ना, वहां से अगर हो जाए तो यस। फिर ना डेली ट्रेड वाली चीजें भी हो, डेली तो नहीं कहूंगा बट ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी जैसे फूड वाले एस्पेक्ट्स में भी हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे, जो पेरिशेबल होती है, मतलब जिसका महीने की एक वो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो रही है, वो हम थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या है, जो पास की बॉर्डर कंट्रीज है उन्हीं के साथ हम कर पा रहे हैं, बट इन जनरल फिर भी हम ट्रेड देखें वो बढ़ रहा है। आप डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप देखोगे अगर इंडिया और रशिया का, तो ये बढ़ रही है कोऑर्डिनेशन ना, रिसर्च में भी वो हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना बायर सेटलर फ्रेमवर्क से हम क्या है, जॉइंट रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मोस क्या है, बायर सेटलर रिलेशनशिप क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है कुछ बना रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको खरीद। हम जब अभी ऐसा रह रहा था ना कि हमने उनसे सामान खरीदा, धीरे धीरे हम क्या बात कर रहे हैं, जॉइंट रिसर्च, ब्रह्मोस, है ना, कि हम दोनों साथ में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, और डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ये डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंडर दोनों कंट्रीज कर रही है। ये एस्पेक्ट है। इसके अलावा, है ना, दोनों कंट्रीज है, हम साथ में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करते हैं। इंद्र में तीनों सर्विसेज जो है, नेवी है, एयरफोर्स है और, है ना, आर्मी है, तीनों एक साथ आते हैं और ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंदिरा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन से, ब्रह्मोस ना, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, 5th जनरेशन फाइटर जेट ये चल रहे हैं, सुखोई प्रोग्राम। इसके अलावा ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया था। इसके अलावा KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है। इसके अलावा स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, नहीं इसमें हमको ये हेल्प कर रहे हैं बनाने में। तो ओवरऑल इंडिया चाइना का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है इसकी वजह से। इसके अलावा जैसे मिलिट्री हार्डवेयर है जो लीज पे लिया गया है ना, हमने इनसे लिया हुआ है। इसमें क्या है, S-400 ट्रायम्फ, ठीक है ना, ये एंटी एयरक्राफ्ट, है ना, मिसाइल्स, या एंटी वो होता है ना क्या, मतलब कोई मिसाइल मार दे तो उसको रोक देंगे, S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम ADF,
है ना, बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। फिर कैमो है ना, ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर होगा। T-90 भीष्म टैंक हम बना रहे हैं इनकी हेल्प से। फिर INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर ये हमने बनाया है, तो रशिया हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी है इसको असिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले सबमरीन है ना, ये फॉक्सट्रॉट क्लास ये रशिया से आई थी। इसके अलावा रशिया ये न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम जो हमारा है ये हाईली इन पे डिपेंडेंट है। चक्रा जो INS चक्रा हम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हेल्प किया है इन्होंने। इसके अलावा ये INS विक्रमादित्य है एयरक्राफ्ट कैरियर, पहले था रशियन था, फिर उसको हमने यूज किया था, फिर बाद में डिसमेंटल करके अब अपना हमने इंडिजीनियस INS नाम फिर सेम ही दिया था उसको, ठीक है ना, तो सेम नाम विक्रमादित्य से किया है। इसके अलावा जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स है इंडिया की, है ना, 9 जो हमारी 14 में से है सबमरीन्स, जो डीजल भी हम यूज करते हैं ना, तो उनसे लिए हमने सबमरीन्स, ठीक है, उनको हम यूज कर रहे हैं। तो डिफेंस में बहुत हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पीसफुल यूज अगर ना, इसमें इन्होंने हमको हेल्प किया है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये कहीं ना कहीं हमसे एडवांस्ड है। कुडानकुलम है ना, इसके रिएक्टर्स है, उसमें इन्होंने हेल्प किया था ना। तो इंडिया रशिया ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये पहला ऐसा हुआ है कि तीसरी कंट्री में बनाया बांग्लादेश में। इंडिया और रशिया दोनों साथ आके हमने बांग्लादेश में इसको बनाया है। बेसिक जो ऐसा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल था वो एस्पेक्ट हमारा ज्यादा था, और जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट था वो थोड़ा रशिया का ज्यादा था, ठीक है, तो रूपपुर में बनाया गया था। स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी दोनों हम लोग कोऑर्डिनेशन अच्छा कर रहे हैं आउटर स्पेस के लिए। तो इसमें सैटेलाइट्स जैसे ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, तो हम एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा MOU जैसे इसरो और रॉसकॉस्मॉस है, इन्होंने अभी MOU साइन किया था बायलैटरल, एक हुई थी ना ये बायलैटरल समिट में। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की जब हम बात कर रहे हैं 19th बायलैटरल समिट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी रशिया हेल्प कर रहा है। फर्दर अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंक्शनिंग है IRI-GC टेक, तो इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिसके अंदर बेसिक साइंस कॉपरेशन दोनों कंट्रीज कर रही है, और इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा। कौन कौन से दोनों कंट्रीज ना एक तरह से वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव इसमें, जैसे इंडिया रशिया ब्रिज इनोवेशन कॉपरेशन, किसमें टेलीमेडिसिन है। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज, इसको भी ग्रो करने के लिए अभी इंडिया भी काम कर रहा है, जो भी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डिजिटाइज करना, कि जो भी ऐसे होता है ना कि आयुर्वेदा का ज्ञान है उसको स्कैन करके उसकी बुक्स बनाना, वो चीजें हम कर रहे हैं। और रशिया इंडिया नेटवर्क ये यूनिवर्सिटीज को डेवलप करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हम दोनों ये कि बहुत एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ डेवलप कर रहे हैं। फिर कल्चरल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, वो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके जीना जाना कहाँ, वो नहीं है रशिया के साथ रिलेशनशिप। बाकी अगर हम ऐसे बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज है, बहुत से बच्चे अभी पढ़ने भी जाते हैं, जैसे यूक्रेन में हमारे डॉक्टर्स वगैरह बनने के लिए जाते हैं लोग, इसी रशिया में भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल, ये हिंदी भी वहां पे पढ़ाते हैं 1500 रशियन स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज, तमिल मराठी गुजराती बंगाली उर्दू संस्कृत पाली, ये भी कुछ रशियन इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। हमारा डांस है, म्यूजिक, योगा, योगा तो देखो पूरे वर्ल्ड में भी कर रहे हैं, आयुर्वेद है, तो इसको भी वहां पर फैलाया जा रहा है। तो रशियन पीपल है वो भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा है कि मल्टीफेरस है। तो जब ये बात होती है ना कि इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है डिफेंस, ठीक है, कल्चरली, सोशली, आपका साइंटिफिकली, है ना, स्पेस, तो ये सब हमारे थीम रहेंगे। फिर इसमें जैसे हम सिग्निफिकेंस कहते हैं कि क्यों हमारे लिए रशिया जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यार चाइना को बैलेंस करना है, ठीक है। कौन ऐसा है अगर वही चाइना के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो एक ऐसी पार्टी जो हमको सपोर्ट करे। नॉर्मली हम ये चाहते हैं ना कि हम आपस में जो लड़ाइयां हो रही है उसमें हम ये चाहते हैं बायलैटरली डिस्कशन हो। ये भी तो होता है कि स्टैंड, कोई हमारे पीछे कौन खड़ा है, बैकिंग कौन दे रहा है, तो रशिया हमको चाहिए। तो बैकिंग, ये चाइनीज एग्रेशन जब भी हो रहा होता है जैसे ईस्टर्न लद्दाख में, तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहाँ पर, है ना, रशिया ने सपोर्ट किया है, जिसे रशियन सपोर्ट की वजह से हम लोग एक स्टैंड ले पाते हैं। इसके अलावा जैसे रशिया ने
ट्राइलेटरल मीटिंग हमारी करवाई, जैसे रशिया चाइना और इंडिया की जब ये क्लैशेस हुए थे ना गलवान वैली में, उस टाइम पर चाइना, रशिया था जिस जो ऐसा होता है कि बीच में वो कि ट्राइलेटरल मीटिंग्स हम लोग कर पाए। इसके अलावा जैसे हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे, जो ट्रेडिशनल एरियाज जो हम देख रहे हैं, जैसे वेपन है, हाइड्रोकार्बन, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, डायमंड है, नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर माइनिंग, एग्रो इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, जो नए एरियाज है इस पे भी हम काम कर रहे हैं और रशिया हेल्प कर रहा है। और सिर्फ वही ना बाइंग सेलिंग नहीं, अब क्या है, साथ में आके को डेवलपमेंट, को रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और हमारा अगर फुटप्रिंट देखो रशिया के फार ईस्ट आर्कटिक में, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो रहा है। क्यों? धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ऊपर का एरिया रहेगा रशिया का वो पिघलने लगा है। इस वजह से आर्कटिक वाले एरिया से ट्रेड रूट्स बनने लगे हैं। उन एरियाज में ऑयल एक्सप्लोरेशन होने लगा है। जब उन एरियाज में ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो उसमें इंडिया भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। पर हाँ देखो, जैसे ग्रीन पीस वगैरह तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को कि, बट एक वो कहा जाता है ना, एक आजकल एक नई टर्म आ रही है, मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। जो आर्कटिक का एरिया है उसकी मिलिटराइज, अब जितनी भी कंट्रीज है वो सब उसको मिलिटराइज कर रही है। बट हाँ वहां पर रिसोर्सेज है और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एक टाइम बाद ना वो भी एक ट्रेड रूट बने। जब वो एक ट्रेड रूट बन जाएगा तो उस टाइम पर यस उसको यूज किया जाएगा फर्दर। और इंडिया भी चाहता है, हम भी चाहते हैं उसका एक पार्ट हमको भी मिले उस डेवलपमेंट का, वहां के रिसोर्सेज का। टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं तो है ना, यहाँ अफगानिस्तान वाले एरिया, वहां से जो टेररिज्म के इश्यूज उठ रहे हैं, तो क्योंकि देखो इनिशियली भी ना हिस्टोरिकली अगर देखा जाए रशिया का एक इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर था। फिर अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया ऐसा कहा जाता है ना, जिसके बेसिस पर फिर वहां पर टेररिज्म बढ़ा और फिर अमेरिका ने ही उसको खत्म करना है। वो मारा था इसको, ओसामा बिन लादेन को, बट स्टिल अभी भी वो है ही, टेररिज्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तालिबान का कंट्रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि जो टेररिज्म के इश्यूज हैं तो इसमें रशिया हेल्प कर सकता है। मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, अपने पास तो परमानेंट सीट है नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है, तो उस टाइम पर कई बार जैसे कोई इशू होता है तो ये सपोर्ट करते हैं। इवन जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी मेंबरशिप है, या एनएसजी की मेंबरशिप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप, तो उसके लिए ये पुश कर रहा है। फिर जैसे रशिया के मिलिट्री एक्सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आर्म एक्सपोर्टर हमारे लिए सबसे बड़ा है अभी भी, है ना। बस ये था कि जैसे रिसेंटली था ये रशिया का शेयर इंडिया के आर्म्स ये 50%, ये लास्ट 5 इयर्स में शेयर कम हो गया था, बट फिर वही है 11 से 15, बट फिर से डील्स हुई, अब दोबारा से है ना वापस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया को फिलहाल फिर से रशिया बन गया है आर्म्स एक्सपोर्टर। अगर हम देखें बीच में थोड़ा यूएस के साथ रिलेशनशिप थे तो वहां पर वो बढ़ रहा था, बट दोबारा से आ गया। वैसे लास्ट 20 ईयर्स में देखे ना, इंडिया ने आर्म्स वेपन्स ये $35 बिलियन के रशिया से लिए हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के हिसाब से मतलब ऐसा है कि $35 बिलियन का हमने इनसे मटेरियल खरीदा है। तो डेफिनेटली है ना एक इंपॉर्टेंट लीडर है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम कहें ना कि वे फॉरवर्ड कि किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना कि रशिया है कि टाइमली मेंटेनेंस सपोर्ट हमको मिले। इशू क्या आ रहा है, हमने मटेरियल बहुत लिया है पर स्पेयर्स, तो सबसे बड़ी इन्वेंटरी रेशन हार्डवेयर की हमारे पास है, मिलिट्री के पास, बट हम क्या डिमांड कर रहे होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स है वो क्विक मिले, टाइमली मिले, ये जरूरत है हमारे को ना। तो इसमें रशिया ने अभी एक लेजिस्लेटिव चेंज लाया है जिससे जो कंपनीज है ये इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर्स बना सकती है। जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें जो मटेरियल अगर यहाँ पर यूज हो रहा है उसको स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो ये बनवा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट में ये ना टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। बात तो हो गई है बट फिर वो ये कि अभी डीले हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कई सुख हुई तो हमने सिर्फ इसीलिए, ऐसा नहीं होता कोई छोटा सा उसका कंपोनेंट चाहिए और हम नहीं बनाते, हमारे पास है नहीं, इस वजह से पूरा का पूरा प्लेन ग्राउंड करके रखना पड़ जाता है कि हमारे पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है। तो इसके लिए बात हुई थी, बट यस ये जल्दी होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्नॉलेज करना ना इसमें एक दूसरे को कि हम इंपॉर्टेंट है, की डिफेंस पार्टनर्स हैं, तो ये हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर अभी भी हमको रशिया ही एज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखता है।
भले ही यस यूएस भी हेल्प कर रहा है, जैसे रशिया और चाइना, बट इशू ये है क्वाजी अलायंस सेटअप इनका चल रहा है अब धीरे धीरे, तो रशिया रिपीटेडली रिटेलिएट कर रहा होता है ना। तो वही जूनियर पार्टनर वाली जो बात होती है ना, तो रशिया इंडिया को, जैसे इंडिया चाइना के साथ, जैसे कभी कभी चाइना उठने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो इंडिया को रशिया एक बैलेंसर की तरह यूज कर रहा है। वही है, इवन यूएस भी यही कर रहा है ना। जो राइज चाइना का हो रहा है, चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए यूएस से रशिया दोनों हमको एक बैलेंसर की तरह यूज करते हैं, है ना। वो जो रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या जरूरत है, क्या किन एस्पेक्ट्स में चलना चाहिए, एक जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन, जैसे हम ये बार बार बात करते हैं, यूएस से भी हमने बात करी थी कि सिर्फ हम सामान ही नहीं खरीदना चाहते, हम क्या चाहते हैं कि जॉइंट आपका मिलिट्री प्रोडक्शन, हम एक दूसरे के साथ चीजों को बनाएं। और अभी इंडिया एक्चुअली इशू क्या चल रहा था ना, कि जो प्राइवेट पार्टनर्स है ना इंडिया में नहीं है डिफेंस में, तभी तो आप देखो क्यों हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ये प्राइवेट पार्टनर, जैसे अभी बोलते हैं कि ये रिलायंस को है ना डिफेंस में लाना, फिर अभी टाटा है, टाटा के साथ रिसेंटली बात हुई, तो वही डिफेंस पार्टनरशिप में प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात क्यों की जा रही है। फिर वही होगा ना कि ओवरऑल जो सेटअप है, जो प्रोडक्शन का सेटअप है, वो इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए इंडिया इस पे काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो वॉर हुई थी, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है ना, इसका हिंदुस्तान पे क्या कौन, एक तो हमने देखा कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है और क्या किन एस्पेक्ट्स में काम कर रहे हैं, किन एस्पेक्ट्स में काम करने की जरूरत है, कहाँ चैलेंजेस है उनको ठीक करना है। बट वही है कि जैसे ये रशिया और यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, इससे हिंदुस्तान के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर ये कुकिंग गैस, पेट्रोल, जितने भी फ्यूल बिल्स हैं, तो हिंदुस्तान देखो एक मेजर एनर्जी इंपोर्टर है ना। द मोमेंट प्राइस बढ़ता है चीजों का, इंटरनेशनल मार्केट में वॉर होते ही ना इन प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऑयल का, पेट्रोल का। और देखो ऑयल का प्राइस बढ़ते ही ना हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ट्रांसपोर्ट, है ना, हर चीज का, अब ट्रक चल रहा है, जैसे ही तेल का प्राइस बढ़ा, ट्रक, है ना, सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो और हम एनर्जी डिपेंडेंट है बाहर, इसीलिए तो बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया क्यों कनेक्टेड है, एनर्जी की वजह से कनेक्टेड है। बाहर कुछ और एनर्जी डिपेंडेंट है, अपने पास तेल इतना, ऐसा नहीं है बना रहे हैं, दिग्बोई है, ये केजी बेसिन है, बट इतना नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, है ना। शेल गैस भी अभी इतना नहीं हो पाया है, बस अभी एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं, तो इसमें इंडियन हाउस होल्ड है झट से प्राइस राइज करता है। इसके अलावा ये ग्लोबल ऑयल प्राइस, जब तक ये टेंशन रहेगी तब तक ये उठा रहेगा, उस वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर है। आरबीआई की क्रेडिबिलिटी, जैसे इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की जो बात हो रही है, या आरबीआई की कितनी, जो 4+-2 की हम बात करते हैं ना, नॉमिनल एंकर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए, 4+-2, मतलब 2 से 6% तक आपकी इन्फ्लेशन हो सकती है, मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो तो कितनी भी सकती है, होनी चाहिए, मतलब इसको इसमें कंट्रोल करके, कि 2 से कम होगी तो डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है, अगर आपकी 6 से ऊपर चली जाएगी तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी में मतलब हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आने लगती है, तो इसको कंट्रोल करना। बट वही होता है, कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की, बट वो नहीं कर पा रही होती। जब ऐसे लड़ाई हो जाती है ना, वॉर है, तो हमारे सारा जो सिस्टम है वो अब एक तरह से हिल जाता है। सर जो है ऑयल प्राइसेस का, इसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, गोल्ड इंपोर्ट ये भी बैक कर सकता है। गोल्ड इंपोर्ट क्यों बढ़ जाता है? फिर लोगों को लगता है पैसे की वैल्यू ही नहीं रहने वाली, जैसे ही लगता है कि पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी तो भाई गोल्ड की वैल्यू तो रहती है, ये अंडरस्टैंडिंग है, गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही है, तो भी गोल्ड में अपने पैसे को रख लो। पैसे, इन्फ्लेशन से क्या होता है, महंगाई से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जिस 100 रुपए से, है ना, जैसे आज हम 100 रुपए से कुछ खरीद सकते हैं, मान लो हम 100 रुपीज के 12 केले खरीद लिए, ठीक है, अचानक से क्या होगा, प्राइस बढ़ गया तो 80 रुपए के, वो मतलब 120 या 150 रुपए, तो कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू कम हो रही है ना, गोल्ड की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसलिए लोग गोल्ड पे अचानक से फोकस करने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, गोल्ड इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज कम होगी तो फ्री ट्रेड में पंगा पड़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए, बिना फॉरेन एक्सचेंज के हम तेल नहीं खरीद सकते। वही 1991 क्राइसिस जैसी सिचुएशन दोबारा से हो सकती थी। इसमें तो इंडिया की इंपोर्ट है पेट्रोलियम के ना, इवन तो बहुत कम है,
जैसे हम बात करें ना कि रशिया से इंपोर्ट करना इतना नहीं है, वो रिप्लेसेबल है, अगर रशिया नहीं भी देगा तेल कोई दिक्कत नहीं है। बट बात क्या होती है, मतलब इतना ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं है ऑयल का, बट इन जनरल पूरे वर्ल्ड से भी खरीदेंगे वो तो महंगा पड़ रहा है। और वो महंगा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग लड़ रहे हैं। आगे हाँ हमको फायदा हुआ था, बीच में इन्होंने हमको सस्ता तेल दे दिया था रशिया ने, ठीक है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्स, ये फर्टिलाइजर सनफ्लावर ऑयल, ये हमारे लिए दिक्कत है वैसे बड़ी, तो ये हम यहाँ से ले रहे हैं ना फर्टिलाइजर, और वो तो चाहिए यूरिया, और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बेसिक चाहिए होता है ना मिनरल्स, वो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वो एक इशू हो सकता है। ऑयल फिर भी हम कर सकते हैं, मतलब इसका क्योंकि ऑयल की प्रोपोर्शन हम कम ले रहे हैं, उसका रीजन ये मुश्किल बहुत होता है लाना, इनका ना महंगा बहुत पड़ता है हमको लाने में ना, ट्रेड वो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत पड़ जाती है, उतना अरेबिया वगैरह से सस्ता पड़ जाता है तेल, डिस्टेंस कम है ना। बाकी हाँ ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ब्रेंट हम कहते हैं तो वहाँ की क्वालिटी भी थोड़ी है, बट ठीक है ज्यादा पैसे वाली बात है। बाकी एक्सपोर्ट रशिया के लेस देन 1% है इंडिया के एक्सपोर्ट, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल है, टी है, इसमें थोड़ा इशू हो सकता है, जो शिपमेंट्स वगैरह में ना CIS कंट्रीज है। बाकी फ्रेट हाइक्स बढ़ रहे, मतलब फ्रेट की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही होती है, इस वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्ट की वो थोड़ी चैलेंज हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, या वे फॉरवर्ड क्या रहेगा कि देखो इमीडिएटली सीज फायर हो जाए, नहीं तो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती रहेगी। क्योंकि अब हम क्या कह रहे हैं, यूक्रेन वॉर का बेसिस क्या है, एक तरह से देखा जाए एक ना प्रॉक्सी वॉर जैसा हो रहा है, जो वेस्ट है, वेस्ट इज फाइटिंग विद रशिया ऑन द लैंड ऑफ यूक्रेन, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो लड़ रहे हैं रशिया के साथ यूक्रेन की जमीन पर, पैसा वो दे रहे हैं और मर यूक्रेन के लोग रहे हैं, ये बात कही जाती है। तो यहाँ पर बस ये है कि कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ेगी, है ना, लाइफ ज्यादा जाएगी, हम क्या चाहते हैं कि ये जल्दी सीज फायर हो जाए, ठीक है। बाकी कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने भी हर्ट किया था पूरेस्ट कंट्रीज को। इसके अलावा जो इनकम्बेंट रशिया है ना, ये सीज फायर जल्दी करे, यही है जो सोल्यूशन है, अदरवाइज ये एस्केलेट कर रही है वॉर, तो इससे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होंगे और हमारे लिए वो बढ़ ही रहे, तो एक नेगेटिव वे में वो वर्कआउट करेगा।